नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है। और बड़े ही मज़ेदार सी स्थिति बन गई है। पाकिस्तानी हो गए हैं पागल। पहले क्या हुआ कि स्मृति ईरानी की फ़ोटो आई। वो मदीना में मस्जिद नबवी के बाहर खड़ी होकर के उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और बिल्कुल जिस पर्पस से उन्होंने खिंचवाई थी वो पर्पस पूरा हुआ। ऐसी आग लगी पाकिस्तानियों को कि वो गालियां देने लगे कि एक काफिर महिला औरत बिना हिजाब और बुर्के के, और उसको कैसे मदीना तक पहुंचने दिया गया। और अरब लोग खड़े होकर के उनको सब दिखा रहे हैं। शर्म की बात है, अरबों ने तो इस्लाम छोड़ दिया है। और पता नहीं फिर क्या हुआ। अब स्मृति ईरानी को टारगेट करते करते इन्होंने अरबों को टारगेट करना शुरू किया और उन्हें गालियां बकनी शुरू कर दी। फिर अरबों ने पलट के पाकिस्तानियों को गाली बकनी शुरू की। उसके बाद ये गाली गलौज चल ही रहा था इन लोगों का आपस में। उतने में यमन की तरफ से खबर आई कि यमन के ऊपर जो अमेरिका हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वो उसके लिए सऊदी अरब का एयर स्पेस यूज कर रहा है। तो ये यमन ने कहा कि मतलब हूतियों ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और सऊदी अरब अपना एयर स्पेस अमेरिका को यूज करने दे रहा है हम पे हमले करने के लिए, तो हम सऊदी अरब को भी दुश्मन मान करके उसके ऊपर हमले करेंगे। अब पाकिस्तानी तो जाहिल, इन लोगों ने गणित जोड़ा फिर से कि क्योंकि हूती जो हैं वो हमास के फेवर में लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका से, और हमास को इजराइल ठोक रहा है, और इसलिए अमेरिका ने आकर के हूतियों को ठोकना शुरू किया है। तो हूती अच्छे लोग हैं, तो इन्होंने फिर सऊदी अरब को गाली देना शुरू कर दिया। अब ये गाली गलौज इनकी चल ही रही थी सऊदी अरब से। उतने में पहले के कांड जो हैं, तो ये इनको कुछ 600-700 मिलियन डॉलर का एक किस्त मिलनी थी आईएमएफ से। आईएमएफ ने उसको लटका के रखा था। ये भीख मांगते हुए दोनों चंगू मंगू, मतलब आसिम मुनीर और नदीम अंजुम, ये अमेरिका के दौरे पे पहुंच गए। अमेरिका में इन्होंने जाकर के ब्लिंकन से भीख भीख मांगी होगी कि कुछ दे दो, हम लोगों की बहुत बुरी हालत है। तो उसने बोल दिया कि ठीक है दे देंगे, लेकिन तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ईरान बहुत परेशान कर रहा है हम लोगों को मिडिल ईस्ट में, और ये हूतियों और हिजबुल्ला हिजबुल्ला को लगा रखा है, और जबरदस्ती की एक लड़ाई खोल के रखा हुआ है इसने, तो इसको थोड़ा सबक सिखाना है। तो उन्होंने बोला क्या करना होगा। तो उन्होंने अमेरिकन ने इनको प्लान बता दिया, और ईरान के अंदर करमन करके प्रोविंस है उनकी, वहां पे जो उनके ये थे सुलेमानी, क्या थे वो जनरल, तो उसका वो था, बरसी थी, डेथ एनिवर्सरी, और उसमें बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी उसकी कब्र के आसपास, मजार के आसपास। तो वहां पे 2 बम ब्लास्ट हुए, और उसमें ईरानी जो हैं, ईरानियंस का कहना है कि 100-125 लोग मारे गए, और अदर मीडिया जो है वो कह रहा है कि 200-250 लोग मारे गए, क्योंकि काफी सीवियर ब्लास्ट हुए थे। अब ये तो अंडरस्टूड था कि ये तो ईरान के अंदर जो हुआ है ये अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग से हुआ है, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा करना आसान तो है नहीं। तब तक में भाई साहब खबर आती है कि आईएसकेपी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब आईएसआईएस का खुरासान प्रोविंस करके एक हिस्सा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है, और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई इसको काफी सपोर्ट करती है। तो उसकी तरफ से जिम्मेदारी ले ली गई कि हमने ये बम ब्लास्ट किया है, लेकिन ईरान इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान के अंदर हर मोहल्ले में एक आतंकवादी संगठन है। तो जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पे जैश उल अदल करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अब पाकिस्तान के कंट्रोल से ऑलमोस्ट बाहर टाइप की है, लेकिन
आईएसआई की, क्योंकि इन सबसे संबंध बड़े अच्छे रहते हैं आतंकवादियों से, क्योंकि ये खुद आतंकवादी हैं, तो कुछ संबंध बन गए होंगे। जैशुल अदल को क्या था, बेसिकली ये बलूचिस्तान की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और शिया ईरान के खिलाफ ये पंगे करते रहते थे। ये 2010 से काफ़ी समय से हैं, जिंदा हैं, और शुरुआत में इनकी फंडिंग वगैरह सऊदी अरब करता था कि जाके ईरान को परेशान करो, ठोको, वो शिया सुन्नी वाली लड़ाई के चक्कर में। तो ये जा जाके ईरान में कभी बम ब्लास्ट कर दिया, कभी वो बॉर्डर पे अटैक करके उनके जो वो हैं सैनिक हैं उनको मार दिया, उनको किडनैप कर लिया। इस टाइप की हरकतें ये लोग करते रहते थे, जैशुल अदल वाले। अब ये लोग बेसिकली हैं बलूचिस्तान के, बलोची। इनका मकसद जो है, जो ये कहते हैं, वो मकसद इनका ये है कि बलूचिस्तान को, अब बलूचिस्तान के साथ कॉमेडी ये है कि बलूचिस्तान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ईरान में है, एक हिस्सा थोड़ा सा पड़ता है अफगानिस्तान में, और एक बड़ा हिस्सा उसका पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये जैशुल अदल का कहना है कि हम लड़ रहे हैं ईरान से, ईरान में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो छुड़वाने के लिए। अब क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ बलोची लोग हैं तो आना जाना बड़ा आसान होता है, ये लोग घुल मिल जाते हैं वहां के लोगों में, तो ईरान वालों को भी ये समझ में नहीं आता कि ये इधर का है कि उधर का है। तो इस कारण से क्या है कि ये जैशुल अदल ईरान के अंदर बड़े इजीली ऑपरेट कर लेती है। तो ईरान को ये समझ में आया कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसके पीछे करामात जो है वो इन जैशुल अदल वालों की है। अब होता यह है कि हुतियों को जब ये बॉम्बिंग करना शुरू करता है अमेरिका और यूके, और बहुत जम के मार लगाता है इनको, तो ईरान को कुछ ना कुछ तो करना है। तो ईरान क्या करता है कि वो कल की रात में और परसों 2 दिनों में वो सीरिया में, इराक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, इन 3 जगहों पे उन एसेट्स पे निशाना लगाता है जो कि किसी न किसी तरीके से मोसाद से या अमेरिकन उससे आर्मी से कनेक्टेड रहे हैं, या इनका काम करते रहे हैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें कल भाई लोगों ने उठा करके इनको कूट दिया, पाकिस्तान को 12 मिसाइल ठोकी है और 9 ड्रोन। तो इससे हमला करके उन्होंने कहा कि हमने जैशुल अदल का हेडक्वार्टर जो था वो खत्म किया। और पाकिस्तान की ऐसी फजीयत बनी हुई है कि वो मुनीर तो मुंह दिखा नहीं रहा किसी को, चुपचाप कहाँ घुस के बैठा है पलंग के नीचे, कुछ पता नहीं है। वो वैसे भी अपने ऑफिस में बैठता है तो लोगों से, अपने ही आर्मी के ऑफिसर्स से मिलता है तो वो सामने उसके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रहता है। वो इतना डरा हुआ आदमी है इस समय, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और इनका एक वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अक्कड़ बक्कड़ करके इन्होंने कक्कड़ को बना दिया है प्राइम मिनिस्टर। तो वो नमूना स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके बैठा है। कल वो आदमी ईरान के विदेश मंत्री से मिल रहा है और रात को ईरान इनके ऊपर मिसाइलें पटक देता है। तो ये तो इनकी हालत और सीरियसनेस है पाकिस्तान की कि इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं। और पाकिस्तान की टेरिटरी पे आप समझ लीजिए कि आज 3 देश हो गए जिन्होंने इसके अंदर घुस के इनको मारा है। सबसे पहले अमेरिका आया था, उसने ओसामा बिन लादेन को मारा था। दूसरा, इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, फिर इनके एयर स्पेस को उड़ा दिया था। और अब ईरान ने इनके यहाँ मिसाइल दागी हैं, और वो मिसाइल्स भी मतलब बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर अंदर जो जगह है वहां हिट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, मतलब बॉर्डर के ऊपर कोई अटैक हुआ है तो छोड़ दिया जाए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर उन्होंने मिसाइल्स फायर की हैं। अब यहां से खेल थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है। डेंजरस इसलिए हो रहा है कि 12 मिसाइल क्यों मारी, एक तो ये समझ के बाहर है। दूसरा, ईरान ने जो मिसाइलें यूज की हैं वो 1200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स हैं, जबकि उनको पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 150 किलोमीटर अपने बॉर्डर से मारना था। तो कोई भी छोटी 300-400 किलोमीटर छोटी रेंज की मिसाइल से काम हो सकता था।
जितनी बड़ी रेंज की मिसाइल होगी उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती है। तो कोई क्यों अननेसेसरी छोटे से डिस्टेंस के लिए इतनी बड़ी मिसाइल फायर करेगा। लेकिन ईरान ने 12 मिसाइलें फायर करके एक चीज़ ये बताई है पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को, इसराइल को, कि भाई मेरे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। दूसरी, हमारे पास 1200 किलोमीटर रेंज की एक्यूरेट मार करने वाली मिसाइल्स हैं। अब ये 1200 किलोमीटर की मिसाइल है, मतलब ये आप समझ लीजिए कि इसराइल तक को हिट कर सकती है, प्लस सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, इस टाइप के जो देश हैं, इन सब को भी वार्निंग दी है कि तुम लोग अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में जाओगे, उनको सपोर्ट करोगे, तो तुम लोग भी हमारी रेंज में हो। तो ये एक ईरान ने मैसेज देने की कोशिश की है कि 1200 किलोमीटर की रेंज में हम पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर सकते हैं, हम कहीं भी किसी भी कोने में किसी को भी हिट कर सकते हैं। तो ये एक खतरनाक मैसेजिंग है। प्लस अमेरिका के लिए भी एक मैसेजिंग है कि आपके जो एयरक्राफ्ट टारगेट्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं बड़े बड़े आपके सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर और क्या बोलते हैं कतर के अंदर, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सऊदी अरब को ये मैसेज है कि तुम्हारे जो ऑयल फील्ड्स हैं बड़े बड़े और अरामको की जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं वो भी हमारी रेंज के अंदर हैं, हम हिट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्या है कि एक खतरनाक मोड़ पे आती है। और मैं पिछले कुछ समय पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ईरान चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका कोई हमला कर दे, और उसका पर्पस ये है कि ईरान सफिशिएंट यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है और वो कम से कम 3 न्यूक्लियर बम बना सकता है। ऐसा असेसमेंट आईएईए और बाकी बहुत सारी एजेंसीज ने किया हुआ है कि 3 न्यूक्लियर बम बनाने लायक मटेरियल इसने तैयार कर रखा है। अब ईरान चाहता है कि अमेरिका इसके ऊपर अटैक करे और डायरेक्ट किसी वॉर में इनको लेकर के आए, और उसके बाद ईरान अपने आप को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर देगा। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर होने के बाद खतरा पूरे मिडिल ईस्ट के सर पे मंडराने लगेगा। तो वो वाली एक स्थिति है। और ईरान को काउंटर करने की पोजीशन सिर्फ एक इजराइल की है, तो इजराइल खुद एक वॉर में फंसा हुआ है, उसको उलझा के रखा हुआ है। अब जो स्थिति है वो ये खतरनाक इजराइल के लिए ऐसे बनी हुई है कि वहां से हिजबुल्ला जो है वो लोग 50 सैकड़ों रॉकेट्स एक साथ फायर कर देते हैं इजराइल के ऊपर। नतीजा ये होता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन 40-50 रॉकेट्स को एक साथ टारगेट करके एलिमिनेट करने में उलझ के रह जाता है। अगर कहीं ईरान वैसा डिस्ट्रैक्शन इजराइल के लिए करके और इजराइल के ऊपर ही एक आधा न्यूक्लियर वेपन फायर कर देता है तो एक बड़ी खतरनाक सी स्थिति बन जाएगी। तो ये एस्केलेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की ही है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक हॉट वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, एक हॉट वॉर चल रहा है इजराइल और हमास का, दूसरा एक चालू हो रखा है वो है ये हुतियों के खिलाफ जो बॉम्बिंग का काम कर रहा है अमेरिका। इसके अलावा ईरान फायर कर रहा है मिसाइलें और सब कुछ सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तीसरा वो टर्की जो है वो कर्दिश एरिया जो है सीरिया के अंदर, वहां पे एयर रेड्स और बॉम्बिंग कर रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार। तो वो एक वॉर टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक वॉर की स्थिति बनी हुई है, वो कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी बंद होता है, वो चलता रहता है। ऐसे ही अफ्रीका चले जाएंगे तो सूडान में समस्या है, इथोपिया में समस्या है, मतलब वहां पे भी, अफ्रीका में भी कई ऐसे हॉट फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं जहां कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इस बार जो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ये ऐसे ही होगा, कभी यहां शुरू हो गया, कभी वहां शुरू हो गया, कभी फिर कोई 2 देश शुरू हो गए। ये एक साथ वो ऐसा नहीं चलेगा जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ये अलग अलग फ्लैश पॉइंट पे कभी ये आग लग गई, कभी वो आग लग गई, वो ऐसे चलता रहेगा। और उस हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 7 से 8 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पे लड़ाई आज की डेट में चल रही है।
लोग रोज की तादाद में बोला जाए तो हर एक जहाँ जहाँ लड़ाई 7-8 जगह चल रही है, 40-50 लोग हर जगह रोज के मारे जा रहे हैं। तो मतलब एक खतरनाक फेज में दुनिया एंटर कर चुकी है। ऐसे में अभी जयशंकर साहब की भी ईरान की विजिट हुई है और बड़ा गेस लगाया जा रहा है कि क्या बात हुई है। हालांकि ऑफिशियली इंडिया ने बोला है कि चाबहार पोर्ट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से अमेरिका ने कुछ मैसेज भारत को दिया है कि ईरान को कन्वे करने के लिए, प्लस भारत ने भी ईरान को कुछ बोला होगा कि भाई साहब, ये लड़ाई और युद्ध वाली जो कहानियां हैं ये इनको ज़रा सा बंद कर दो आप, और शांति रहने दो इस एरिया के अंदर, और जो ट्रेडिंग की लाइंस हैं, जो शिप्स चल रहे हैं, इनको टारगेट ना किया जाए, बंद करवाओ हूतियों से ये सब करवाना। तो इस सब चीज़ों को लेकर के ईरान को एक मैसेज इंडिया ने भी कन्वे किया है। साथ में ये किया होगा कि हमारे शिप्स पे अगर अटैक होगा तो हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और इस समय अगर आप बात करें तो अरेबियन सी का जो एरिया है, इस जगह 100 से 200 के बीच में नेवल वॉरशिप्स अलग अलग देशों के इधर उधर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। तो एक ऑलरेडी एक वॉर जोन टाइप की बनी हुई है, और ठीक हमारे बगल में, मतलब अरेबियन सी में, भारत और मिडिल ईस्ट के बीच का जो समुद्री एरिया है उसमें तो एक बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। और लगातार कब कहाँ से कौन हमला कर रहा है, देश प्रॉक्सीज या टेररिस्ट्स को यूज करके एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑफिशियली वॉर की स्थिति को गेस कर पाना भी समझ के बाहर है, क्योंकि कब कहाँ कौन सा आतंकवादी गुट किसके ऊपर क्या हमला करके बैठ जाएगा, कह नहीं सकते हैं। और इसमें भारत के लिए एक रिस्क ये है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई लड़ाई होती है तो आप ये मान के चलिए कि पेट्रोलियम के प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगेंगे। और अगर ये होता है तो भारत के लिए भी चिंता की बात हो जाएगी कि भारत की जीडीपी जो है उसको मार पड़ने लगेगी। तो ये एक चिंता की बात हम लोगों के लिए है। इसलिए भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से यहाँ से लड़ाई को टाल दिया जाए, क्योंकि हमारा भी ऑयल की सप्लाई पूरी इसी रूट से आती है। तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली हो जाएगी। भारत के लिए बेहतर होगा कि अगर ये लड़ाई होनी ही है तो वो अमेरिका अपना पूरा मतलब नेवी एवी लेकर के साउथ चाइना सी की तरफ चला जाए और वहां पे लड़ाई हो। खबर ये आ रही है कि हजारों बैरल तेल अमेरिका ने शिप किया है फिलीपींस में। अब फिलीपींस के अंदर अमेरिका का काफी बड़ा एक आर्मी और नेवी का बेस है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई की तैयारी में अमेरिका वहां पे तेल का स्टॉक बना रहा है, और उसी कड़ी में उन्होंने हजारों बैरल जो क्रूड ऑयल या रिफाइंड ऑयल क्या है वो फिलीपींस भेजा है। क्योंकि ये ऑयल उन्होंने फिलीपींस को नहीं दिया है, ये अमेरिका की तरफ से अमेरिका को ही उनके डिपो के लिए ये ऑयल गया हुआ है। वहां पे ये स्टॉक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद अमेरिका को भी ये समझ में आ रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बना देना, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना देने से बेहतर है कि अब ध्यान चाइना की तरफ लगाया जाए। और उसमें मेरे ख्याल से इंडिया कुछ एक रोल प्ले कर रहा है कि जहां वो अमेरिका और ईरान दोनों से बात करके इस मामले को यहीं डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, और रशिया से भी अच्छे हैं, सिर्फ चाइना पाकिस्तान को छोड़ के। और रही बात पाकिस्तान की, तो इनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। इनको तो हर कोई घुमा फिरा के जूते मारता रहता है। इस बार ईरान ने मारा है, और अब ये लोग वही हरकत कर रहे हैं कि हम ईरान से, वहाँ के मतलब पाकिस्तान से ईरान के राजदूत को बाहर निकाल देंगे, जबकि ईरान ने खुद ही अपने राजदूत को पहले ही बाहर निकाल लिया था, वापस ईरान बुला लिया था। और पाकिस्तान ने पहले बोला कि हम अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे, फिर अभी बोला कि नहीं वो अभी वहाँ रहेंगे। तो
देखते जाएं क्या होता है। हालांकि ये लोग नाटक नौटंकी ही करेंगे, इससे ज़्यादा करने की इनकी औकात है नहीं। और कुछ खबरों के मुताबिक इस हमले में जो ईरान से सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 100 के करीब लोग मारे गए हैं। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के क्वेटा का जो कोर कमांडर है वो भी इस जगह मौजूद था और वो भी मारा गया है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 12 मिसाइल और 9 ड्रोन से हमला किया है ईरान ने तो बड़ा हमला है और उसको कुछ बड़ा इनपुट होगा और कोई बड़ा टारगेट होगा उनकी नज़र में। और इसको ईरान कह रहा है कि जो कासिम सुलेमानी की मज़ार पे जो बम धमाका हुआ था, ये उसको उस चीज़ का बदला लेने की बात कर रहे हैं ईरान वाले, कि हमने उसका बदला लिया है। और उसके लिए मतलब ये पाकिस्तान को और अमेरिका को दोषी मानते हैं। लंबी रेंज की मिसाइल यूज़ करके उन्होंने एक मैसेज पाकिस्तान को और अमेरिका को ये भी दिया है कि अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि वो अमेरिका को कहीं बलूचिस्तान में बेस वगैरह दे करके ईरान के लिए सिरदर्द बनाएगा, तो फिर पाकिस्तान के कोने कोने तक ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं। और इसलिए शायद उन्होंने 1200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर यूज़ की है। और इसी कड़ी में इस समय इराक और ईरान के बीच में भी एक डिप्लोमेटिक तनाव शुरू हो गया है और वहाँ से भी एक दूसरे के राजदूत वगैरह को बुलाने हटाने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि इसी हमले के साथ साथ अ, ईरान ने इराक के अंदर एरबिल में भी एक हमला किया है। ईरान का कहना है कि वहाँ मोसाड का एक हेडक्वार्टर था और उसको हमने उड़ा दिया है। और इराक वाले परेशान हैं कि ये इन लोगों को पागलपन कहाँ से आ गया, कैसे इनको पता चल गया कि यहाँ पे मोसाद बैठी हुई है और अचानक इन्होंने हमारे एक शहर के अंदर हमला कर दिया। इससे इराक भी बहुत चिढ़ा हुआ है और बहुत नाराज़ है। दूसरी तरफ जो एक खलीफा बन के घूम रहा है अपने आप, स्वघोषित खलीफा तैयब अर्दोगान, तो उसने अपने और सीरिया के बॉर्डर में जो कुर्दिश एरिया है, कुर्दिश एरिया में पहले हवाई हमले चालू किए और वो करते करते वो भी सीरिया के अंदर तक हवाई हमले करने लगा है, जिससे कि सीरिया भी थोड़ा नाराज़ है कि ये क्या तरीका है, आप अपनी हद में रहें, अपनी लिमिट्स के अंदर रहें। तो अगर देखा जाए तो दो एक मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री इजराइल और हमास, इनके बीच की एक लड़ाई वो एक युद्ध में परिवर्तित होती है। और उस युद्ध से होते होते आज हालात ये हैं कि अमेरिका और यूके यमन पे हमला कर रहे हैं, टर्की सीरिया में हमले कर रहा है, हवाई हमले, ईरान सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। तो अब देखा जाए तो एक कोने से शुरू हुई थी मिडिल ईस्ट के ये लड़ाई और लगभग चारों तरफ एक सर्कल बना लीजिए तो वो चारों तरफ फैल चुकी है। बीच में बस कुछ कंट्रीज बची हैं जिसमें कि सऊदी अरब और बहरीन को कतर कुवैत, इस टाइप की कुछ कंट्रीज बची हैं बीच में। और ये कब तक बचे रहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यमन के जो हूती हैं उनके साथ भी समस्या यही है कि अमेरिका के हवाई हमलों का या उनके मिसाइल अटैक्स का तो वो जवाब नहीं दे सकते हैं। बदले में वो जो कार्रवाई करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सऊदी अरब और सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो उनकी पहुंच में है। और जहां हूतियों का कब्जा है यमन में, उससे लगा हुआ जो सऊदी अरब का बॉर्डर है, वहीं पे सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स हैं। और क्योंकि वो एरिया जो है सऊदी अरब का, वो एरिया में शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में ये हूतियों के लिए जो खुद शिया हैं, इनके लिए वहाँ घुस के हमला कर देना, कोई बम लगा देना या कुछ कर देना इस टाइप का आसान है। तो यहाँ से ये लड़ाई अब बहुत शांत होती हुई तो नहीं दिख रही है, ये लगातार फैल रही है, बढ़ रही है। और भारत की इसमें जो भूमिका है वो शांति फैलाने की या कंट्रोल करने की है, और भारत अपना रोल बखूबी निभा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो किसी तरीके से तटस्थ बना रहे, न्यूट्रल बना रहे। और अभी तक तो भारत बना हुआ है। और चीन की और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से भारत को इस युद्ध में घसीट लिया जाए।
लेकिन अभी भारत उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है अपनी तरफ से। जैसा मैंने आपको बोला कि फिलीपींस की तरफ भी अमेरिका तवज्जो दे रहा है और चाइना को घेरने की भी तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो उनका पेंटागन वगैरह है, उनका ओरिजिनल प्लान चाइना को ही काउंटर करने का था। ये जो बाइडेन अमेरिका, मतलब इनका क्योंकि चाइना से बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं, खास तौर से इनके बेटे के, तो इस चक्कर में ऐसा लग रहा था कि ये चीन को बचाने के लिए अमेरिका को इधर-उधर दूसरे जगहों पे युद्धों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब पेंटागन, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो पेंटागन भी इस मूड में है कि अगले 3-4 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के प्राइमरीज वगैरह शुरू हो जाएंगे और उस स्थिति में फिर राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रह नहीं जाता है, पावर्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और तब पेंटागन जो है वो चीन को लेकर के कुछ कार्रवाइयाँ शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चीन की बात करें, चीन की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। ताइवान के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें चीन विरोधी पार्टी तीसरी बार लगातार जीत के सत्ता में आ गई है, और ऐसे में अब चीन के लिए ताइवान का जो सपना है वो फिर से दूर होता जा रहा है, और इस हताशा में गिरती हुई इकोनॉमी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, और उसके अलावा जो ताइवान का रुख है अब वो और कड़ा होगा। तो इस हालत में चीन भी कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ वो ताइवान या कहीं और कुछ करने की कोशिश करे, ताकि वो अपनी जो देश के भीतर की समस्याएं हैं, आर्थिक हालात खराब हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी टाइप की हालत फैल गई है, क्योंकि लगातार उनके यहाँ अकाल, बाढ़, इस टाइप की चीज़ों के कारण फसलें नुकसान हो रही हैं। तो उनके यहाँ भी कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और इन इंटरनल प्रॉब्लम्स से परेशान होकर के अक्सर जो चीन करता है वो यही करता है कि वो बाहर कोई लड़ाई शुरू कर देता है। और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि लगातार जिनपिंग पुराने जनरलों को हटा हटा करके नए और एग्रेसिव किस्म के जनरलों को वो अलग अलग पोस्ट पे बिठाता जा रहा है, ताकि युद्ध की आदेश दिया जाए तो ये जनरल मना ना करें, क्योंकि इससे पहले की हालत ये थी कि इनके जो पुराने जनरल्स हैं वो युद्ध के लिए मना करते थे, लड़ाई के लिए अवॉइड करते थे। ये हम लोगों ने गलवान में भी देखा, जहाँ पे कि साल भर के अंदर इन्होंने, मतलब जिनपिंग ने 4 के करीब जनरल्स चेंज किए गलवान में। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं थिएटर कमांड के, उनको ही चेंज किया, क्योंकि जो भी आ रहा था जनरल, उसको जब फील्ड की या ग्राउंड की हालत पता चल रही थी कि इंडियन आर्मी के सामने जो उनके चाइनीज सोल्जर्स हैं उनके अंदर खौफ कितना ज़्यादा है, तो उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, या कोशिश कर भी रहे थे तो इनकी आर्मी या इनके आम सैनिक हैं वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और ऐसी हालत में ये जनरल बेचारे बेबस थे, ये लड़ाई कर नहीं पा रहे थे इंडिया के साथ, और जिनपिंग नाराज था कि इंडिया के सामने उनकी नाक कट रही है, इंडिया वाले सीना ठोक के बैठे हुए हैं और चीन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जिनपिंग को कई मामलों में चुनौती है, उसको देश के अंदर की समस्याओं के अलावा अपनी आर्मी की भी समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे कि अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि चीन की जो पूरी मिसाइल फोर्स है, रॉकेट फोर्स जिसे वो कहते हैं चाइनीज, उस रॉकेट फोर्स के अंदर अमेरिका ने अपने हाई लेवल तक, मतलब जासूस बिठा दिए थे, कि जो सीधे रक्षा मंत्री और रॉकेट फोर्स के जो जनरल्स वगैरह थे उनके लेवल पे जासूसी कर रहे थे। और वहां से जैसी जैसी खबरें आज की डेट में अमेरिका में निकल के आ रही हैं, उससे जिनपिंग बहुत परेशान है। जैसे अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भ्रष्टाचार इस स्तर पे था रॉकेट फोर्स के अंदर कि उन लोगों ने, जो मिसाइलों के अंदर लिक्विड फ्यूल डाला जाता है, उस लिक्विड फ्यूल के बदले में उस मिसाइलों में पानी भर दिया है। और लिक्विड फ्यूल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका पैसा ये लोग खा पी चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो इनकी मिसाइलें बेसिकली चलने लायक स्थिति में ही नहीं। और जिनपिंग को ये सारे चुनौतियां भी हैं आर्मी को लेकर के, तो अब वो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है।
और ऐसा लगता है कि खीज और हताशा से भर के वो फिलीपींस या किसी दूसरे देश के ऊपर कुछ हमला-वमला कर सकता है। एक छोटी लड़ाई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर करीब तोपों से 100 सवा 100 गोले फायर किए थे। तो वो भी एक क्षेत्र है जो कि गर्म होके रखा हुआ है और कभी भी वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो दुनिया के अंदर इस समय अगर आप देखें तो अफ्रीका के अंदर कई देशों में नाइजर, चाड, इन सब देशों में तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ पे भी युद्ध की एक स्थिति बनी हुई है। कई कंट्रीज़ के बीच में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो अफ्रीका का भी यही हाल है, एशिया का भी यही हाल है, यूरोप के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर तो चालू है ही। तो ये मतलब एक बहुत खतरनाक टाइप की शुरुआत इस साल की हुई है और ये ऐसे ही खतरनाक बनता जा रहा है दिन पर दिन इसमें और मतलब जो मामले हैं वो पेचीदा होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान ईरान को कोई जवाब दे पाता है कि नहीं, जिसकी उम्मीद तो मुझे वैसे नहीं है कि ये कुछ करेंगे, लेकिन कह भी नहीं सकते हैं कि जैसे बालाकोट के बाद इन्होंने भारत की बॉर्डर के अंदर आकर के और खाली जगह पे एक आधा बम गिरा-विरा करके और नाटक नौटंकी करने की कोशिश की थी। तो ये ईरान के अंदर भी वैसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान का एरिया है वो वैसे ही पूरा खाली पड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा आबादी या पॉपुलेशन है नहीं। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तानी कल-वल जाकर के वहाँ पे भी कुछ प्लेन से जाएँ और खाली मैदान में कहीं कुछ बम-वम गिरा करके और ये दिखाने की कोशिश करें कि हमने भी जवाब दिया है। बाकी कुछ बड़ा या गंभीर करने की इनकी हैसियत या औकात है नहीं। और रही बात अमेरिका की, तो जैसे मैंने बोला कि ईरान जो है, वो हिज़्बुल्लाह, हमास और हूतियों को यूज़ कर रहा, प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके अमेरिका और इज़राइल के साथ लड़ाई कर रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तान को एज़ ए प्रॉक्सी यूज़ करके और ईरान के अंदर हमले करवा रहा है। तो लगता नहीं है मुझे कि पाकिस्तानी भी सुधरेंगे क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है अमेरिका से और अभी आईएमएफ की किस्त आने वाली है। तो हो सकता है कि अमेरिका इन्हीं के आतंकवादियों को यूज़ करके ईरान के अंदर और कुछ हमले करवाए और बदले में ईरान फिर इन्हें ठोके। तो ये एक स्थिति बिगड़ने वाली दिख रही है कि ये होगा क्योंकि अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान की क्या हालत होती है या पाकिस्तान में कितने लोगों को ईरान मार देता है। ये दूसरा क्या है कि ईरान अगर पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर देता है तो अमेरिका का दूसरा मकसद एक पूरा हो जाता है कि चीन का जो सीपेक है, सीपीईसी कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान के एरिया से गुजरता है और वो ईरान के बॉर्डर के पैरेलल है पूरा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब ईरान के साथ लड़ाई होगी तो डैमेज ये सीपीईसी वाला बॉर्डर भी होगा, ये मतलब कॉरिडोर भी होगा। तो देखना होगा कि चीन कितना इस लड़ाई को रोकने के लिए एक्टिव हो पाता है। अभी तो चीन की भी बोलती बंद है, सिट्टी-पिट्टी गुम है, वो भी चुप बैठे हैं। और पाकिस्तानियों का तो कहना ही क्या, वो तो मतलब उनकी फ़ौज और उनका जनरल खामोश बैठा है। पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर टीवी पे बैठ कर के ज़रूर भौंक रहे हैं, मुँह से झाग निकल रहा है, हम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक झन्नाटेदार झापड़ मारा है ईरान ने इनको और बताया है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम लोग एक आतंकवादी देश हो और आतंकवादियों को अगर हमारे देश में घुसाओगे, भेजोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो वो घर में घुस के मारने वाली परंपरा जो भारत ने शुरू की थी, उसको अफ़गानिस्तान भी निभा रहा है और उसको ईरान भी निभा रहा है और अब ये तीनों तरफ से जूते खा रहे हैं पाकिस्तानी। तो आगे देखिए क्या होता है। अब बस चीन बचा है एक इनका कहने को पड़ोसी। हो सकता है कल चीन भी जूता उतार के आ ही जाए इनके पास। तो लेट अस सी। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।